बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 4 का 15 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक का जो नाम है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह से इन सॉलिड्स को दर्जाबंदी इनकी की जाती है, और इनमें से इसकी एक टाइप को, फर्स्ट टाइप को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का निहायत ही अहम किस्म का टॉपिक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, अगर आप क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं, सॉलिड्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं, उनकी दर्जाबंदी करना चाहते हैं, तो आपको उसके एक यूनिट सेल के बारे में पता होना चाहिए कि उसके यूनिट सेल के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कोहेसिव फोर्सेस के जरिए जुड़े होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस असल में एक जैसे पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इस वजह से ये जो फोर्सेस होती हैं, ये केमिकल बॉन्ड हो सकता है या किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन हो सकती है। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो वजूद में आते हैं ड्यू टू बॉन्ड प्रेजेंट इन देम, कि इनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है। तो उस बेस पर 4 किस्म के सॉलिड्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। नंबर 1, आयोनिक सॉलिड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड्स ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें वंडर वाल फोर्सेस भी होती हैं। इसकी डिटेल फिर हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ। तो फिलहाल जो है आपको इतना माइंड में रखना है कि जब आप डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पर सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनकी टोटल ये जो है 4 टाइप्स जो हैं वो बनती हैं। सबसे पहले है जी आयोनिक सॉलिड्स। जाहिर सी बात है कि नाम से ही जाहिर है, आयोनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो अपोजिटली चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेंगे। तो वो सॉलिड्स आपके क्या कहलाएंगे? आयोनिक सॉलिड्स। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम आयोडाइड, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, तो उससे बनते हैं। तो ये जो सॉलिड्स होंगे वो आयोनिक सॉलिड्स कहलाएंगे। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर तरतीब पाते हैं, क्योंकि इनमें तरतीब होती है, कोई ना कोई पैटर्न होता है, कोई ना कोई रेगुलरिटी होती है, तब जाकर ये क्लोज पैकिंग जो है वो शो करते हैं। अच्छा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर आपको पता है जनरली 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर ये ठोस हालत में पाए जाएंगे। और ऑर्डिनरी कंडीशन यानी आम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये कभी भी लिक्विड या गैस की हालत में नहीं पाए जाते, ये सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। आयोनिक क्रिस्टल जो हैं ये काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं, और इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि आप कैटाइंस और एनाइंस यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को अगर आप अलहदा करना चाहते हैं, आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपको वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ये काफ़ी हद तक हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। हैव लो वोलेटिलिटी यानी ये वोलेटाइल नहीं होते, आसानी से वेपर्स नहीं बनाते, कम वोलेटाइल हैं, लो वोलेटिलिटी इनकी होती है, और जबकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये कभी भी आज़ाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की हालत में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये बनते ही कैटाइंस और एनाइंस की वजह से हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। तो ये कभी भी न्यूट्रल और आज़ाद यानी बगैर चार्ज वाले और आज़ाद मॉलिक्यूल्स की हालत में नहीं पाए जाते। ठीक है, और यही वजह है कि अपोजिट आयंस के बनने की वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और यही वजह है
कि ये टाइटली बाउंड होने की वजह से इनमें जो स्पेस होती है, इनमें जो खला होता है वो बहुत ही कम होता है या ना होने के बराबर होता है। क्रिस्टल लैटिस जो है वो डेवलप होता है जब आयंस जो हैं सिमेट्रिकली एक दूसरे को अरेंज करते हैं इन एन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल, यानी पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये तरतीब जो है वो इनमें कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद है कि स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करता है रेडियस रेशो ऑफ कैटाइन और एनाइन पे, यानी कैटाइन का जो रेडियस है और एनाइन का जो रेडियस है दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो उससे आपको मिलेगी रेडियस की रेशो, रेडियस की निस्बत। तो अगर ये रेडियस रेशो आपस में सेम होगी तो किसी भी आयोनिक क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगी। अगर रेडियस रेशियो मुख्तलिफ होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो साइज है वो वेरी करेगा, तो इनकी रेडियस रेशियो सेम नहीं रहेगी और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जैसे NaCl है और सीजियम फ्लोराइड, इन दोनों की सेम ज्योमेट्री होती है क्योंकि दोनों की रेडियस रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। आयोनिक क्रिस्टल के अगर आप बात करें तो इसमें आप हमेशा फार्मूला मास की बात करते हैं, कभी भी मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करते क्योंकि ये कभी भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक क्रिस्टल जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। वजह क्या है? सॉलिड स्टेट के अंदर आपके जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं और उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, यानी वो मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड स्टेट में फ्री चार्ज कैरियर्स का या किसी भी मोबाइल कैरियर का होना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो इसमें से कंडक्ट होता है। तो यही वजह है कि सॉलिड स्टेट में फ्री चार्ज कैरियर्स ना होने की वजह से करंट जो है वो इसके एक साइड से दूसरी साइड तक कंडक्ट नहीं होता। जबकि अगर आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में ले जाएं या मोल्टन फॉर्म में ले जाएं तो दोनों ही हालतों में आपका जो आयोनिक बॉन्ड के जरिए जो टाइटली पैक्ड आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनकी फ्री मूवमेंट की वजह से सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में पिघली हुई हालत में जो है ये करंट को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड जो हैं ये हाई डेंसिटी रखते हैं क्योंकि इनमें क्लोज पैकिंग होती है। वजह देखें, डेंसिटी जो है वो मैस और वॉल्यूम के दरमियान रेशो है। तो गिवन वॉल्यूम के अंदर जितना ज्यादा आपका मैस होगा, यानी कम वॉल्यूम होगा और ज्यादा मैस होगा, कम जगह में ज्यादा आपके पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वो ज्यादा डेंस सॉलिड बनेगा। तो यही वजह है कि आयोनिक सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है और यही वजह है कि ये बहुत ही हद तक भारी होते हैं। उसके बाद सच कंपाउंड्स जो हैं आयोनिक क्रिस्टल्स जो हैं उनके जो रिएक्शंस होंगे या जो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा होगी और इनके रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होंगे। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि जब आप सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो उसमें आपका सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही रिएक्ट करते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो काफी हद तक फास्ट रिएक्शन आपका कंसीडर होता है। अच्छा, इसके अलावा ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो भी शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पढ़ा था। आइसोमॉर्फिज्म में आपके डिफरेंट कंपाउंड्स एक ही शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में आपका एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा शेप्स में, एक से ज्यादा शक्लों में जो है वो पाया जाता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आयोनिक क्रिस्टल्स शो करते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं। अक्सर इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, जस्टिफाई। तो ब्रिटल क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, कि वो सब्सटेंस जो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद टूट जाएं वो ब्रिटल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे देखें
कि भाई हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये चूंकि अपोजिट आइंस के क्लोज कॉम्बिनेशन से बनता है, और यहाँ पर ये जो आपके अपोजिट आइंस हैं ये पैरेलल लेयर्स में हैं। देखें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि भाई आपके जो चार्जेस हैं वो किस तरह से मौजूद है। देखें पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी तरह से ये सारी तरतीब जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप एक्सटर्नली यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो सिमिलर आपके चार्जेस होंगे वो सिमिलर चार्जेस के सामने आ जाएंगे। पहले आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं साइड बाय साइड भी और इन फ्रंट ऑफ ईच अदर भी, लेकिन जैसे ही फोर्स आप इन पर अप्लाई करेंगे सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो सिमिलर चार्जेस के बारे में आपको पता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से ये जो इनकी लेयर्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगी। तो यही वजह है कि जैसे ही इनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से, तो ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे पर स्लिप करेंगे, और इन स्लिप लेयर्स की वजह से सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और इस तरह से ये आपका आयोनिक क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि आयोनिक क्रिस्टल जो हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि आयोनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एग्जाम्पल एक सोडियम क्लोराइड की है, तो उनमें से एक का जो केस है, एक की जो स्ट्रक्चर है उसको हम ज़रा डिस्कस कर लें। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनी आयोनिक क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें साइज ऑफ आइंस क्या है, यानी साइज ऑफ आइंस चेंज होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल भी चेंज होती जाएगी। और यहाँ पर हर एक आयन जो है वो एक मखसूस तादाद में अपोजिट आइंस के गिर्द जो है वो घिरा हुआ होता है। यानी अगर आपका पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द जो है वो मखसूस तादाद में अपोजिट नेगेटिव आयंस जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरह से नेगेटिव आयंस के इर्द गिर्द जो है अपोजिट पॉजिटिव आयंस जो है वो भी मौजूद होंगे। तो NaCl की स्ट्रक्चर के अंदर जो है 6 क्लोराइड के आयंस जो हैं वो एक सोडियम आयन के गिर्द मौजूद होते हैं। तो इस बात से साफ जाहिर है कि सोडियम आयन जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन के मुताबिक 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल में। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। जबकि क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन की फॉर्म में 17 इसका एटॉमिक नंबर है, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो 17 + 1 टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन में जो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक होगा और पॉजिटिव आयन या कैटायन का साइज स्मॉलर होगा। जबकि नेगेटिव आयन जैसे कि क्लोराइड आयन है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव जो है ये साइज में थोड़ा सा सोडियम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखें कि अगर आपके दो एडजेसेंट आपके सेम आइंस हैं, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखें एक क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट आइंस हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है वो 5.63 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगा। तो इन दो के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा। हाँ, अगर आप अपोजिट आइंस सेम आइंस के दरमियान ये डिस्टेंस है 5.63, अगर आप अपोजिट दो एडजेसेंट और अपोजिट आइंस के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो इनके टोटल डिस्टेंस को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दो अपोजिट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट आइंस जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन दोनों का हाफ हो जाएगा, जो कि 2.815 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगा। अगर सोडियम और क्लोराइड आयन की आप लोकेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें सोडियम आयन जो है उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयंस जो हैं वो कोनों पर या कॉर्नर्स पर जो है वो मौजूद होंगे, और इस तरह से ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन यानी 8 कोने वाली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते जोड़ों की शक्ल में, सिर्फ और सिर्फ ये एक मखसूस डिस्टेंस पर रहते हुए आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, जो कि असल में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ये देखें सेंटर में आपका सोडियम आयन मौजूद है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो 6 क्लोराइड आयंस जो है वो मौजूद हैं। तो इन 6 क्लोराइड आयंस ने पॉजिटिव सोडियम आयन को जो है वो क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है।
इसी तरह से अगर आप क्लोरीन के लिए ड्रॉ करना चाहें तो सेंटर में क्लोरीन होगी और सराउंडेड जो है वो 6 आपके सोडियम के आयंस होंगे। अच्छा, इसी में है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड में कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जो है वो NaCl के वेपर फेज में एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि सॉलिड NaCl जो है इसमें भी कोई इंडिपेंडेंट NaCl के मॉलिक्यूल नहीं होते, और यही वजह है कि इनमें मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से हम इसके फार्मूला यूनिट्स का लफ्ज यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले का लफ्ज यूज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जब आप इसकी स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं तो आपको 8 क्लोराइड आयन जो हैं हर कॉर्नर के अंदर आपको नजर आते हैं। देखें, 8 क्लोराइड आयंस, 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स के अंदर आपको 8 क्लोरीन जो है वो नजर आएंगे, और इनमें से हर एक जो है वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर होगा। इसका मतलब है कि इसमें 1/8 पार्ट जो है वो क्लोराइड आयन का कंसीडर करेंगे, यानी हर कॉर्नर में एक है, हर कॉर्नर जो है वो मजीद 8 यूनिट सेल्स के साथ अटैच होगा, तो इसकी जो शेयरिंग होगी वो 8 में से एक होगी। उसके बाद अगर आप एक कंप्लीट क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 8 कॉर्नर्स के अंदर होगी। तो 6 क्लोराइड आयन जो है वो इस तरह से फेस में प्रेजेंट होंगे, और इसकी जो शेयरिंग होगी वो 2 सेल्स के साथ होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 के लिहाज से इसकी शेयरिंग है तो 8/8 हो जाएगा, और 6 फेसेस में इसकी शेयरिंग है, चूंकि एक फेस जो है वो 2 यूनिट सेल्स के साथ अटैच होता है तो इसकी शेयरिंग 2 के साथ होने की वजह से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर से हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 और इधर से रिजल्ट आएगा हमारे पास 1, तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 क्लोराइड आयन वो एट अ टाइम इसमें मौजूद होंगे। अच्छा, इसी तरह से 4 सोडियम आयन की जो मौजूदगी है वो भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, कि आपके पास 8 सोडियम आयन जो हैं वो 8 कॉर्नर्स पर मौजूद है, 6 जो है वो फेसेस में मौजूद हैं। तो इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड के लिहाज से क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो 4 सोडियम और 4 क्लोराइड जो है वो एट अ टाइम एक साइड पर या एक फेस में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में आपको कॉर्नर्स के अंदर जो है वो क्लोराइड आयन, जबकि एजेस में जो है वो रेड कलर से आपको सोडियम आयन जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप इसकी किसी भी एक फेस को, किसी भी एक साइड पर को देखें तो आपके कितने क्लोरीन मौजूद हैं, 4, और इसी तरह से आपके सोडियम भी कितने मौजूद हैं, 4। लेकिन जब आप इनकी सराउंडिंग को देखते हैं तो एक आयन के इर्द गिर्द जो है वो 6 अपोजिट आयन्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो वो आप इस डायग्राम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आप अपोजिट आयन्स को एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं तो उनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है, और जनरली यही समझा जाता है, यही एक कॉन्सेप्ट है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, क्योंकि उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो इसमें लेटेस्ट एनर्जी की एक टर्म जो है ये भी एक मखसूस किस्म की है। जिस तरह आप फार्मूला यूनिट का लफ्ज यूज करते हैं आयोनिक सब्सटेंस के लिए, वैसे ही आयोनिक सॉलिड्स के लिए लेटेस्ट एनर्जी का भी एक लफ्ज जो है वो मखसूस टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेटेस्ट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि एनर्जी की वो मिकदार जब 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल जो है उसके गैशियस आयंस से बनेगा तो उसे हम, जो एनर्जी की मिकदार रिलीज होगी तो उस मिकदार को हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। और यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस सॉलिड को आइसोलेटेड आयंस में यानी गैशियस फॉर्म में ले जाने के लिए भी रिक्वायर होगी। इसका जो यूनिट है वो किलो जॉल पर मोल होता है। लेकिन आपको पता है सॉलिड जो हैं वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब चूंकि आयोनिक सॉलिड्स में आयंस जो हैं वो कंट्रीब्यूशन शो करते हैं इन 3 डायमेंशन, तो इसमें आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैशियस फॉर्म में मौजूद है, और जब ये आपस में मिलेंगे तो इनसे सॉलिड स्टेट के अंदर 1 मोल NaCl बनेगा। तो 1 मोल NaCl या आयोनिक सॉलिड को बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगी। तो सोडियम क्लोराइड के लिए इसकी अमाउंट 787 किलो जॉल पर मोल होती है। इसका साइन नेगेटिव जो है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है।
अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसी सॉलिड को वापस गैसियस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ माइनस की बजाय साइन आप किस चीज का लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि उस वक्त आपका जो रिएक्शन होगा या जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, उसमें हीट जो है या एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, आखिर में है कि लेटेस्ट एनर्जी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, यानी अगर आपके आयन का साइज बड़ा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी आपकी कम होगी, और इसी तरह से लेटेस्ट एनर्जी जो है वो आयन के साइज के कम होने से बढ़ जाएगी, यानी दोनों का इनवर्स रिलेशन है। साइज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, साइज कम होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब लेटेस्ट एनर्जी में कमी या ज्यादती क्यों आती है, क्योंकि अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो क्लोज पैकिंग नहीं होगी या क्लोज पैकिंग कम होगी, जिसकी वजह से टाइटली जो बॉन्डनेस थी या जो टाइट पैकिंग होती है वो नहीं हो पाती, और यही वजह है कि साइज ऑफ आयन बड़ा होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी फिर कम हो जाती है। यहाँ पर साइड में आपको एक टेबल जो है वो दिया गया है, इस टेबल में डिफरेंट आयोनिक सब्सटेंस की लेटेस्ट एनर्जी की अमाउंट्स जो है वो आपको बताई गई हैं। जैसे जैसे आपके आयंस का साइज वेरी करेगा वैसे वैसे आपकी लेटेस्ट एनर्जी भी वेरी करती जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो अहम एमसीक्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पर है आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कौन सी इनमें से जो है आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है उसी को हमने जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको उसका ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, थोड़ा सा गौर कर लेंगे। दूसरे नंबर पर है कि इनमें से कौन सी जो है वो NaCl की लेटेस्ट एनर्जी की अमाउंट है, तो ये भी बेटा अभी हमने पढ़ी है, इसको भी आपने देख लेना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि आयोनिक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद आयोनिक क्रिस्टल जो है वो हाईली ब्रिटल होते हैं, इस बात को जस्टिफाई करें। और व्हाट आर सॉलिड्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, सॉलिड्स क्या होते हैं और इनकी दर्जाबंदी किस तरह से की जाती है, ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको बेटा आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। इसमें अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो आपने ड्रॉप कर देना है। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।